नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तराखंड में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। पिथौरागढ़ के देवलथल इलाके की एक महिला अपने बच्चे के इलाज के लिए दर दर भटक रही है और मदद की गुहार लगा रही है। महिला का कहना है कि उनकी माली हालत खराब है और बच्चे का इलाज नहीं कराया गया तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। ये माँ अपने बच्चे के इलाज के लिए दर दर भटक रही है। इसका कहना है कि इसके 2 बच्चे हैं, दोनों अक्सर बीमार रहते हैं, लिहाजा कर्ज मांगकर किसी तरह बड़े बेटे का इलाज तो करा लिया, लेकिन छोटे बेटे का इलाज नहीं करा सकी, जिसके बाद उसने मदद के लिए गुहार लगाई है। ये दोनों बच्चे बीमार हैं, हम भी बीमारी है और हमारे पास घर भी नहीं है, न बीपीएल कार्ड है और न ये विकलांग है, ये काम भी नहीं कर सकते और इनका विकलांग की सर्टिफिकेट भी नहीं बन रहा है और कमाने वाला भी कोई नहीं है घर में, सब बेरोजगारी है। खाने के लिए भी कुछ नहीं है घर में। अब जैसे तैसे ही इनका गांव वालों से कर्जा मांग के तो इनका ऑपरेशन कर दिया इसका, एक लड़के का। अब इसको दलदनी ले जाने के लिए बोल रहे हैं। अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। उधर अपर जिलाधिकारी का कहना है कि पीड़ित परिवार की उनसे मुलाकात हुई है और परिवार की माली हालत देखकर प्रशासन संवेदनशील है। वहीं मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भी लिखा जाएगा। जहाँ तक व्याधि निधि से धनराशि देने की व्यवस्था है वो मैं दिखवा रहा हूँ समाज कल्याण के माध्यम से। दूसरा, जो आर्थिक सहायता के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक प्रस्ताव बना के भेज सकते हैं, उसकी प्रोसेस कराना। दरअसल महिला पिथौरागढ़ के देवलथल इलाके के 100 गांव की रहने वाली है और उसका पति बेरोजगार है, जबकि परिवार की माली हालत बहुत ही खराब है। ऐसे में बच्चे के इलाज के लिए उसे मदद का ही सहारा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन ने जो भरोसा दिया है उस पर वह खरा उतरेगा और महिला को बच्चे के इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पिथौरागढ़ से कोमल मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहरहाल आपको बता दें, बहुत बड़ी समस्या ये है कि 9 साल के अनुज को बीमारी क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी अभी जांच की जानी है ताकि साफ हो सके कि उसको क्या बीमारी है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि प्राथमिक लक्षणों से गंभीर बीमारी लगती है। अब सवाल तो ये है कि मेडिकल साइंस इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है तो फिर भी क्यों नहीं डायग्नोसिस हो पाया अब तक इस बीमारी का। डॉक्टर दिनेश धर्मसत्तू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, पहले मैं यही समझना चाहती हूँ कि जो शुरुआती लक्षण है वो दरअसल किस बीमारी के होने का अंदेशा जता रहे हैं? क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़ है, एक बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम कार्यरत हैं, तो यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज नहीं है, जो डायग्नोसिस की फैसिलिटीज है वो यहाँ पे कम है। जो बीमारी के लक्षण, इस तरह की बीमारी के 3 कारण होते हैं, 3-4 कारण जो होते हैं। जो इम्पोर्टेंट जो रीजन है इसके बिहाइंड, वो रेक्टल पॉलिप होने की संभावना है और हेमरॉइड्स होने की संभावना है, या कोई एनल कैनाल में जो है कोई लीजन हो, कोई इंजरीज हो, जैसे फिशर इन एनो कहते हैं, तो ये इसकी संभावना होती है। और इसमें जो डायग्नोसिस जो प्रोसीजर है वो है आपका कोलोनोस्कोपी के द्वारा जो है इसमें डायग्नोसिस किया जाता है। उसी के आधार पर, डायग्नोसिस के आधार पर ही आगे ट्रीटमेंट प्लान करना है। अच्छा, तो ये आप तमाम चीजें बता रहे हैं कि वहां पर उतने संसाधन नहीं है जिस तरीके से इस बीमारी को डायग्नोस किया जा सके या फिर और आगे इलाज किया जा सके, तो इसको आगे रेफर करने के लिए क्या आप लोगों की तरफ से कोई कोशिशें हो रही हैं? हाँ, क्योंकि ये जो है रेफर के लिए हल्द्वानी जो सुशीला तिवारी है मेडिकल कॉलेज, जो हमारा नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के लिए जो है इसको एडवाइस किया गया है कोलोनोस्कोपी के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें तमाम जानकारियां दी। डॉक्टर दिनेश धर्मसत्तू इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, जो इस बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जैसा वो बता रहे हैं कि प्राथमिक अस्पताल में इस वक्त
बढ़ते आगे, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 मई से उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। वो यहां संगठन के कामकाज की समीक्षा करेंगे। तो वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत कोई बड़ा चेहरा नहीं है। प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा ने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 3 मई को उत्तराखंड का दौरा करेंगे, संगठन के बारे में बातचीत करेंगे। कोश्यारी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अमित शाह जी जिस तरीके से दौरा करेंगे अब उत्तराखंड का, और जो बीजेपी में कहीं ना कहीं अंतर कलह है उसकी भी वो जांच करेंगे। आपको क्या लगता है कि कुछ बड़ा परिवर्तन होगा उत्तराखंड में? एक तो पहली बात तो यह है कि बीजेपी के अंदर कोई अंतर कलह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है और इसमें विभिन्न सदस्यों के विभिन्न विचार होते हैं और उन विभिन्न विचारों को अंत में विचार विमर्श के बाद एक सहमत होती है। फिर उस सहमत के बाद किसी अंतर कलह का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए ये चूंकि दूसरी जगह अंतर कलह दिखता है तो हमारे पत्रकार बंधु मित्रों को जो है वो बीजेपी में भी अंतर कलह दिखाई देने लगता है। मेरा पूरा विश्वास है कि उन जैसा कुशल संगठनकर्ता जब उत्तराखंड जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी वहां और अधिक मजबूती के साथ खड़ी होगी। कोश्यारी जी, जिस तरीके से हरीश रावत सरकार चल रही है उत्तराखंड में, लेकिन मजबूत विपक्ष देखने को नहीं मिल रहा है। आपको लगता नहीं कि एक मजबूत चेहरा, एक बड़ा चेहरा हरीश रावत के खिलाफ खड़ा करना चाहिए वहां पर, ताकि जो सरकार के कामकाज चल रहे हैं उस पर कुछ असर पड़े? नहीं, आप जानते हैं कि हरीश रावत जी कितने बड़े चेहरे क्यों न हो, मुख्यमंत्री क्यों न हो, जब उनकी श्रीमती जी पार्लियामेंट में खड़ी होती है तो वो चेहरा एकदम मुरझा जाता है। तो इसलिए ये उनको कोई बड़ा चेहरा मैं ऐसा मानता नहीं। लेकिन कोश्यारी जी, मोदी लहर उपचुनाव में कहाँ गई? हरीश रावत भी चुनाव वहां पर लड़े, उसके बाद उपचुनाव वहां पर हुए, वहां पर पूरा बीजेपी का पत्ता पूरी तरह से साफ हो गया। तो इसको आप बीजेपी के अंतर्कलह नहीं मानते? नहीं, इसका अंतर्कलह से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो सत्ता दल होता है सामान्य रूप से वो सत्ता दल उपचुनाव में विजयी होता है, जब तक कि कोई अन्यथा कारण न हो। तो चूंकि वहाँ कोई ऐसे अन्यथा कारण थे नहीं और उसके कारण से उनको विजय मिल गई, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो आगे 2017-16 जब भी चुनाव आए उसमें कोई करिश्मा दिखा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उनके विरुद्ध कुल मिलाकर के प्रदेश में वातावरण उनके खिलाफ है। उपचुनाव के कारण से अगर खुशफहमी में, गलतफहमी में जो भी रहती है तो वो रहे, अच्छा है। चलिए, उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता कोश्यारी जी की बात माने तो जो अमित शाह का दौरा है उत्तराखंड में, तो ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। और जो उनको लगेगा अगर उत्तराखंड बीजेपी में चेंज करना तो अपने स्तर से कर सकते हैं। फिलहाल इस बारे में वो अपने आप कुछ नहीं कह सकते। दिल्ली से कैमरामैन शेर सिंह के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। ऋषिकेश में गढ़वाल मंडल विकास निगम के रिटायर्ड कर्मचारियों ने प्रबंधन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। कर्मचारियों के मुताबिक साल 1985 में निगम ने LIC की पेंशन योजना में उनका अपना पैसा लगाया था और LIC ने वित्तीय अनियमितता के कारण 1999 में इस योजना को खत्म कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि निगम ने योजना खत्म करने की सूचना छिपाकर रखी और जब रिटायरमेंट के बाद वो पैसा लेने गए तो उन्हें योजना फेल होने का हवाला दिया जा रहा है। अब कर्मचारी अपने ही पैसे लेने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द पैसे का भुगतान किया जाए। उधर पूरे मामले में नगर निगम ने चुप्पी साध रखी है। सामने एक बात रखी कि देखिए हम आपको कि वर्ष 1995 में निगम ने जो अपनी तरफ से LIC योजना लागू की थी उसको उसका भुगतान कर दिया जाए। निगम ने स्वयं ही इस योजना को लागू किया और LIC ने वर्ष 1999 में इस योजना को खत्म कर दिया था निगम की वित्तीय अनियमितता के। फिर भी इन्होंने हमसे छुपा के रखा और जब हम रिटायर हुए तब कह रहे हैं कि ये योजना फेल हो गई है। श्रीनगर में BRO के संविदा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन किया। दरअसल ऋषिकेश रुद्रप्रयाग NH 58 का काम BRO से PWD को सौंप दिया गया, जिससे कई संविदा कर्मचारी बेरोजगार हो गए। कर्मचारियों के मुताबिक वो करीब 25 सालों से BRO के साथ संविदा कर्मचारियों के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अब PWD ने भी उन्हें काम देने से मना कर दिया और ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कर्मचारियों ने केंद्र और राज्य सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द रोजगार दिया जाए। हम जब 1 तारीख को काम पर आए तो तब तुरंत बोला गया हमको कि आज से आप लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, आप जाइए। हमें परेशानी ये हो रही है, हमारी जो रोजी रोटी थी सभी चीजें इसी से चल रही थी
और हमें मात्र 6700 रुपये ये दे रहे थे। उसी 6700 रुपये में हमने अपना जीना सीख लिया था और उसी से हम जी रहे थे। मगर अभी हमारे एक साथ हमें इस तरह से फेंक देने से और हमने जो है बड़े बड़े डेंजर पॉइंटों में हमने काम किया और हमें इस तरह से निकाल देने से हमारी आर्थिक जो है परिवार के सामने आर्थिक स्थिति ऐसे संकट पैदा हो गया है। और सबसे बड़ी समस्या तो जो अभी आप बता रहे थे कि यहाँ पे जो बोर्ड है लगे हुए ये एक अंदर की आत्मा है जो आदमी को झकझोर कर देती है कि जब वो बेरोजगार हो जाता है उससे उसका रोजगार छीना जाता है। तो ये सरकार, दोनों सरकारों को सोचकर ये तय निकाल देना चाहिए था कि जिस दिन उन्होंने एनएच को ये अपना ये एंडिंग किया सड़क का, तो उस दिन सोचकर इन लोगों के बारे में सबसे पहले सोचना था। अब ये 100 लोग के करीबन बेरोजगार हो चुके हैं। ये संख्या बढ़ सकती थी अगर वो लोग जो बाहर के लोग थे वो बाहर नहीं जाते, लेकिन अब ये कम लोग हैं। तो मेरा सरकार से भी अपील है, दोनों सरकारों से अपील है कि इन लोगों का पीडब्ल्यूडी में समायोजन किया जाए तो इनकी जिंदगी का आगे संवर सकती है। खटीमा में भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर किसानों ने उप जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। दरअसल उधम सिंह नगर में जसपुर से सितारगंज तक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार उन्हें जमीन का उचित मुआवजा दे और बिना सूचित किए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाए। जो बाईपास बनाया जा रहा है उस बाईपास को बनाने में उनकी जानकारी के बिना ही वहाँ पर रात में उसको क्लेम किया जा रहा था। ये गंभीर मामले को देखते हुए अभी मैंने तहसीलदार को कहा है कि वो अभी ये मुआयना हो रहा है, इसके समाप्त होने के तुरंत बाद वहाँ पर जाएंगे और मौके की स्थिति को देख करके मुझे बताएंगे, जिसके बाद जो इनके स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर होते हैं उनसे इस पर बात की जाएगी और उसमें जो कानूनी पहलू है उनकी जाँच की जाएगी और जो भी व्यवस्था होनी है वो यही की जाए कि कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाए, अवैधानिक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए। 25-30 एकड़ जमीन जिसका मूल्य कोई करोड़ों रुपए है, उस पे रातों रात जबरन तरीके से उस पे कब्जा कर लिया गया है। उसने रातों रात किसान को बेजमीन और बेघर कर दिया। अब जब किसान सुबह उठा, ना घर उसका था ना जमीन उसकी थी, तो वो क्या खाएगा, कहाँ जाएगा। पिथौरागढ़ नगर पालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग को लेकर 5वें दिन भी सुबोध बिष्ट का अनशन जारी है। हालांकि उनके स्वास्थ्य में भारी गिरावट आ चुकी है, लेकिन विभिन्न जन संगठनों ने उनके आंदोलन को अपना जन समर्थन दिया है और चेतावनी दी है कि अगर भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई नहीं हुई तो वह आंदोलन को जारी रखेंगे। इधर उत्तरकाशी के गंगाड़ गांव में 30 से ज्यादा बच्चे खसरे की चपेट में हैं। यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं होने के कारण उस पर ताला लटका हुआ है, जिससे परिजन अपने बच्चों का इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। आपको बता दें कि गांव में पिछले 3 दिनों से खसरे का प्रकोप बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं न होने के कारण परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ के जिला महिला अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि गर्भवती महिला का बच्चा बहुत दिनों से पहले ही मर गया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी और बावजूद डॉक्टरों ने बच्चे के जिंदा होने की बात कही, लेकिन महिला का दर्द बढ़ता देख जब दूसरे अस्पताल में उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया तो बच्चा मरा हुआ पाया गया। परिजनों ने लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उधर अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले में जांच का भरोसा दिया है। इस अस्पताल में जितने डॉक्टर हैं सबकी जो है डिग्री की जांच है। मुझे ये महसूस होता है कि ये जो है डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर होते तो ये हमारी बहू के पेट में 1-1.5 महीने से लाश को नहीं रखते और ये नहीं कहते कि भैया ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। अल्मोड़ा के कयाला गांव में लड़की की गुमशुदगी के मामले में अब तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया, जिसे लेकर गुस्साए परिजनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और डीएम से मदद की गुहार लगाई, जिस पर डीएम ने इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का भरोसा दिया। वहीं लापता लड़की के परिजनों ने पटवारी पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक अगर 3 दिन के अंदर लड़की का पता नहीं लगा तो वो आत्मदाह करेंगे। खटीमा में डीएम के निर्देश के बाद बंद पड़ी फाइबर्स मिल को फिर से खोल दिया गया। दरअसल कुछ दिनों पहले बैंकों का बकाया नहीं चुकाने पर मिल को सीज कर दिया गया था, जिसके बाद सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो गए थे, लेकिन एक बार फिर मिल के ताले खुलने से कर्मचारियों की उम्मीद जगी है। प्रशासन के मुताबिक सारे दस्तावेज की जांच पड़ताल के बाद मिल खोलने के निर्देश दिए गए। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ हो गया है। जिले के प्रभारी मंत्री प्रीतम सिंह चौहान ने लोगों को बीमा कार्ड बांटे। इस योजना से बीपीएल, एपीएल और गरीबी रेखा से नीचे जीवन करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा और वो अपना इलाज अच्छे अस्पतालों में करा सकेंगे। प्रभारी मंत्री के मुताबिक प्रति परिवार को 50,000 रुपए का चिकित्सा बीमा कराया गया है।
केदार घाटी में जल्द ही हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। दरअसल डीजीसीए की टीम केदारनाथ के हेलीपैड का निरीक्षण कर वापस लौट गई है और जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद है। हवाई सेवा शुरू होने से बाबा केदारनाथ के दर्शन वो लोग भी कर पाएंगे जो पैदल चलने में असमर्थ हैं। आपको बता दें कि डीजीसीए की अनुमति के बाद ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। बताया जा रहा है कि इस बार 7 कंपनियां हवाई सेवाएं दे सकती हैं, जबकि पिछले साल 11 कंपनियों ने हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध करवाई थी। बद्रीनाथ में इन दिनों प्रकृति का विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है, बल्कि यूं कहना गलत नहीं होगा। भगवान बद्रीश पूरे श्रृंगार में है और इनके चरण में प्रवाहित हो रही अलकनंदा भी हिम ग्लेशियर के अंदर ही अंदर यात्रा कर रही है। बहुनी संति तीर्थानि दिवि भूमो रसासुचा बद्री सदिशम तीर्था भूतो न भविष्यति। अर्थात धरती में हर दिशा और स्थान में बहुत से तीर्थ हैं, लेकिन बद्रीनाथ जैसा तीर्थ ना तो पहले कभी हुआ था और न भविष्य में होगा। पुराणों में बद्रीनाथ को भूवैकुंठ कहा गया है। इन दिनों जो भी बद्रीनाथ के दर्शन कर रहा है उसे बैकुंठ धाम की अनुभूति हो रही है। भगवान बद्रीश पूरे श्रृंगार में है। हर तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं और अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे हैं। बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालु भी खासे खुश हैं। उनके मुताबिक इससे ज्यादा सुंदर इलाके उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। जब की बात यह है कि जब तक हम गढ़वाल पहुंचे थे, यहाँ से एक मात्र 20 किलोमीटर दूर तक, तब तक तो इतनी गर्मी थी कि आप एसी के बगैर रह नहीं सकते थे। पर जैसे हम आगे बढ़े हैं, यहाँ पर इतना सुंदर प्राकृतिक नजारा है, बर्फ गिरी हुई है और सेना के जो लोग हैं वो बिल्कुल मदद कर रहे हैं सबके आगे बढ़ने में। बर्फीले रास्ते हैं पर उन्होंने रास्ते बनाए हैं और यहाँ पर आकर लगता है, मुझे तो अफसोस ही नहीं होता कि स्विट्जरलैंड वगैरह देखा नहीं। ये बहुत सुंदर है। हमारे देश में ही इतना कुछ देखने के लिए कि मुझे नहीं लगता कहीं और जाने की जरूरत है हमें। उधर कलकल करने वाली अलकनंदा भी ग्लेशियरों के बीच से होते हुए प्रवाहित हो रही है, जिससे एक अलग ही नजारा दिखाई दे रहा है। बद्रीनाथ से लेकर के इस स्थान तक पूरे में ग्लेशियर से ढकी हुई है और यहाँ से फिर एक बार वो मुखरित हो जाती है, दृश्यित हो जाती है, लोगों को अपना दर्शन देती है। तो ये ऐसा अद्भुत सौंदर्य है कि लगभग 2.5-3 किलोमीटर पूरे ग्लेशियर से ढकी हुई है और 2.5 किलोमीटर के बाद फिर गंगा के दर्शन, विष्णुपति के दर्शन, अलकनंदा के दर्शन हो रहे। तो ऐसा दृश्य अलौकिक है, अद्भुत है। बद्रीनाथ धाम अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। यहाँ ग्रीष्म काल में जहाँ चारों ओर पहाड़ियों पर बर्फ की सफेदी नजर आती है, तो वहीं शीत ऋतु में भगवान सूर्य अपने प्रकाश से वातावरण को गर्म रखते हैं। चमोली से पुष्कर चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे इन दिनों टिहरी में फिल्म बद्री की शूटिंग कर रहे हैं। उनके मुताबिक पहाड़ों में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है, जिसे दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। हेमंत पांडे के मुताबिक इससे जहां पहाड़ों पर पर्यटन कारोबार बढ़ेगा, वहीं बहुत कम खर्च में फिल्मों की शूटिंग की जा सकेगी। पागल हो जाता है उसका नाम